ओके चलो, एवरीवन इज रेडी। ओके स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा फटाफट फटाफट। होल्ड, लेट मी हैव फ्यू सेटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना। ओके ओके चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो सबको सॉरी, हाथ जोड़ के। आज मेरी वजह से आपको काफ़ी लेट हुआ, आई एम वेरी सॉरी। कोई इंटेंशन नहीं था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ा सा चाय वाय पी के ग्लूकोज में मिक्स करके थोड़ा सा जलेबी वलेबी में साथ में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज मैं लेट हूँ बट फिर भी हम 6:15 6:30 तक क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नहीं, बेसिक सेक्शन लिस्ट कंप्लीट किया था और फिर वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना। पहले तो मुझे एक बार सेक्शंस के जो चैप्टर्स है उसको एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं, ठीक है। मैं एट रैंडम पूछूंगा, मुझे एट रैंडम आंसर्स चाहिए, ठीक है। चलिए होल्ड, रिकॉर्डिंग नहीं शुरू किया। लाइव स्ट्रीम में सबको हाय, ठीक है, हाय बोल दो एक बार। ओके सो लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे बताइए, सेक्शन 77 से 87 क्या है? जोर से बोलो, क्या है? 4 है। सेक्शन नंबर 128 से 138, जोर से बोलो, अकाउंट्स। फिर मुझे प्रोस्पेक्टस का सेक्शन बोलो, 23 से लेके 42। फिर मुझे बताओ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122। ऑडिट 139 से लेके 148। फिर मुझे बताओ इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22। डिपॉजिट 73 से लेके 76 ए। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना। नियरली सभी चैप्टर्स याद आ रहे हैं। चलो उसके बाद में हमने कंपनी के डेफिनेशन देखे थी। मैंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, कंपनीज एक्ट के सभी डेफिनेशंस कौन से फॉर्म में अरेंज है? अल्फाबेटिकल, जिसके अंदर हमने 220 कंपनी का डेफिनेशन देखा था। कंपनी मींस कंपनी है, सस्ते नशे वाला डेफिनेशन। फिर उसके अंदर प्रीवियस कंपनी लॉ लिखा हुआ था। प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से सेक्शन में है? कैन यू टेल मी? 2 सबसेक्शन नंबर कौन सा? 67। 268 में क्या है? वो बंच याद रहना चाहिए। 268 में क्या है? प्राइवेट। 269 में प्रमोटर। 270 में प्रोस्पेक्टस। 271 में पब्लिक एंड 272 में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये लाइन से याद रहने चाहिए, ठीक है। अपने को सभी सेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा, प्रीवियस कंपनी लॉ में ईयर्स बोलो मुझे कौन कौन से थे? 1866, दूसरा 1882, तीसरा 1913, चौथा 1942 लव स्टोरी, पांचवा 1956। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। फिर हमने देखा था 3 बाबा लोग आए थे, जस्टिस मार्शल, जस्टिस जेम्स और जस्टिस लिंडले, ठीक है। और उन्होंने डिफाइन किया कि कंपनी के कैरेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं। मैंने आपको जज, जस्टिस और मैजिस्ट्रेट के बीच का डिफरेंस बोला। जज क्या होता है? सिविल कोर्ट का, मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट और जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया पक्का? ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। अगली चीज को हमने स्टार्ट किया था और अगली चीज हमने देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। एक बार एक्शन के साथ, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। आर यू रेडी? यस और नो? सब तो कब है जीवन में? लेट्स गो। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, perpetual succession, limited liability, common C, transfer of share, separation of ownership from management, separate property। कुछ याद है? 4 केसेस के नाम बोलो। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी, दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, तीसरा ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली और चौथा मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कुछ याद आया बच्चों पक्का? एवरीबॉडी बोलो हाँ आया ना। ये चीज होने के बाद में हम नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर गए थे, मतलब जाने वाले थे, एक्चुअली गए भी थे। हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ आज शुरू करने वाले, बट उसके पहले हमने आंसर राइटिंग देखा था। कुछ याद है? आंसर राइटिंग के आप रूल्स लिख रहे थे और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। बोलो हाँ आया ना। किस किसने होमवर्क नहीं किया? क्या है? सबने नहीं किया? क्यों? उस दिन आए नहीं थे? अच्छा ओके ठीक है। मैं होमवर्क के कुछ रूल्स बोल दूं जो फेस टू फेस में है और जो लाइव स्ट्रीम में है। पहली बात, कोई फायदा नहीं होगा ये 25-30 लेक्चर का अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो। मम्मी कसम, ठीक है। फ्रैंकली कोई फायदा ही नहीं है। तुमको कंसिस्टेंटली होमवर्क करना जरूरी है। दिल में एक गार्ड बांध लेने का,
जब तक मम्मी घर पे खाना पका रही है और पप्पा चप्पल घिस रहे हैं तब तक मैं यहां पे होमवर्क करूंगा। बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। उन्होंने काम से छुट्टी लिया गया तो तुमको हक बनता है क्या? समझ में आया पक्का? हाँ है ना? दिस वर्क्स। क्लियर है? डेली 4 रहे 5 रहे, मेरे को होमवर्क का आंसर चाहिए। आप अपसेंट हो, आप घर पे बुक भूल गए, आपने 4 लाइन में होमवर्क किया जो आप एक्चुअली में अच्छा लिखना चाहिए था, कोई भी रीजन किसी भी प्रकार का एक्स वाई जेड, स्पेसिफिकली वाई जेड, ये रीजन यहां पे सुनाया नहीं जाएगा। होमवर्क नहीं किया है, आधा किया है, पाव किया है, डॉट भी मिसिंग है तो भी रेज होने का है, ठीक है। आज मैं छोड़ रहा हूं, आप थे नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस दिन जिस दिन होमवर्क दिया थे नहीं थे फर्क नहीं पड़ता, क्लास आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। घर जाने के बाद में कोई भी आपको मिल रहा है उसको फोन करके आजू बाजू के नंबर ले लो, फोन करके पूछ लो कि भाई आज क्या होमवर्क था। क्लियर है? पर मेरे को होमवर्क चाहिए। नहीं किया मैं आपको क्लास में रेज करूंगा पूरा 2 घंटा कंसिस्टेंटली। 3 बार आप रेज हो जाओगे, चौथे दिन आप बाहर रहोगे। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना? ये मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं। लाइव स्ट्रीम वालों, तुमको हाथ जोड़ के विनती है कि अगर तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो तो बैच करो ही मत बच्चों, फिर करना ही क्यों है ना? राइटिंग प्रैक्टिस अगर तुमसे ना हो रहा है, यही अपना अल्टीमेट मकसद है जिसके लिए हम हैं, ठीक है। यही चीज है। दर्शन खरे क्या पढ़ाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चूल्हे में गया। फर्क इससे पड़ता है कि भाई साहब तुम किस प्रकार वो 3 घंटे में लिख रहे हो, और वो एक ही तरीके से अचीव हो सकता है, वो है होमवर्क। सब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखने का है, ठीक है। एनीवेज अपने पास समय कम है, मैं भी शॉर्ट समय को और बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलो, विजय सर बोलो, हम नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे हैं कि आपका इसमें से कोई भी डेज मिसिंग हो या कोई भी डेज छुट्टी जाए। वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि समय के अंदर बहुत अच्छे से बैच कंप्लीट हो जाए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी हमको सच में दोनों को 3-3 दिन की छुट्टी की जरूरत थी। वी हैव प्री डिसाइडेड प्लान, तो हमने उसको कुछ ऐसे अरेंज कर लिया, वो थोड़ा सा पहले, मैं थोड़ा सा बाद में, कि एक दूसरे के लेक्चर कवर कर पाए, बिकॉज आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। टीचर हम बन गए सी, हमको क्या, ठीक है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, वी बोथ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो होमवर्क इज मस्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो आई गेस तुमने होमवर्क किया होगा, बट उसके पहले मैं आंसर राइटिंग के रूल्स खत्म करना चाहूंगा। बाकी बाद में मैं तुमको मॉडल जो आंसर मैंने लिखाया था वो आपको दिखा दूंगा, तो तुम तुम्हारा आंसर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आंसर राइटिंग के रूल्स में मुझे बताओ कितने रूल्स हुए थे? 4 हुए होंगे ना? हेडिंग वाला हुआ, ब्रैकेट में सेक्शन लिखने वाला, वो रूल हो गया ना? हाँ है ना? ओके, अब नेक्स्ट रूल के ऊपर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये रूल बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैं क्या कह रहा हूं जरा बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। आपको लगेगा ये बहुत सिली सा रूल सर बता रहे हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है, बट दिस रूल हैव बिग इंपैक्ट ऑन द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर, ठीक है। ये रूल का तुम्हारे आंसर राइटिंग फॉर्मेट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। हालांकि रूल आपको ऐसा लगेगा कि है ऐसी भी कोई बात होती है क्या? नहीं, बट इट इज हैविंग अ वेरी बिग इंपैक्ट। नॉर्मली आपने मार्जिन ड्रॉ कर लिया, लेट्स से, चलो प्रॉपर्ली ड्रॉ ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली आपने अगर मार्जिन ड्रॉ कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में आप यहां पे नॉर्मली हेडिंग डालोगे एज अ प्रोविजन, बराबर है। प्रोविजन को अंडरलाइन कोलन, राइट। उसके बाद में ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है बोले एक बार, उसे सेक्शन। आपने सेक्शन लिखा, एक्ट का नाम लिखा, आपने क्लोज कर दिया। अब जो भी आपको आंसर लिखना है ना बच्चों, यू शुड राइट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में लिखना है बोले एक बार? पॉइंट वाइज। अब इसको मैं कहता हूं, इस रूल को इंडेंटिंग रूल। इंडेंटिंग सुना है कभी? इंडेंटिंग, इंडेंटिंग पता है नहीं पता है? ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड। जब तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के ऊपर काम करोगे आर्टिकल शिप में, तुम्हें इंडेंटिंग नाम का शब्द समझ में आएगा। व्हाट इज इंडेंटिंग? इंडेंटिंग का मतलब होता है कि जहां आप पॉइंट नंबर लिखते हो, जहां आप पॉइंट का नंबर लिखते हो, जैसे यहां आपने नंबर लिखा, यहां से आपने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया आगे, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट पॉइंट के नंबर के नीचे कभी नहीं आ सकता, ठीक है। आपका टेक्स्ट ऊपर के टेक्स्ट के लाइन में ही चलता रहेगा, और ये पॉइंट का ये स्पेस ब्लैंक रहेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड इंडेंटिंग, दिस इज कॉल्ड इंडेंट। तुमको लगेगा बहुत सिली रूल है, बट आई विल टेल यू, अगर आप मेरा आंसर देखो जो मैंने लिख के दिया था, आई गेस दिस वाज नॉट, मैंने अलग से लिख के दिया था ना तुम्हें एक, दिस इज द, ये है ना, सी दिस, मेरे आंसर के अंदर
पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ठीक है। वही अगर मैं यहां पे एक दो वर्ड्स ऐड कर दूं, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, इफ एवी ऐड कर रहा हूं, कोई सेंस नहीं है वर्ड्स का, एंड नाइस पीपल लव ट्रायंगल। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें नंबरिंग दिख रहा है क्या तुम्हें? तो नंबर तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है। वही मैं इन वर्ड्स को वापस गायब कर दूं तो यू विल सी प्रॉपर नंबरिंग आइडेंटिफाई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंडेंटिंग रूल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इससे वैल्यूअर के दिमाग पे अननोइंगली एक इंपैक्ट पड़ता है कि भाई इसने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है और बहुत सही फॉर्मेट में लिखा है। दिस इज कॉल्ड इंडेंटिंग रूल। आप नंबर के नीचे, बहुत सारे आप में से लोग हैं, नंबर के नीचे आप जब टेक्स्ट रन करते हो तो नंबर्स छुप जाते हैं, फिर नंबर दिखाने का क्या मकसद? इज एज गुड एज पैराग्राफ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज कॉल्ड कौन सा रूल? सब जन बोले एक बार, इंडेंटिंग। क्लियर है? अच्छा सर, इसमें भी कई बार ऐसा होगा कि देयर विल बी सब नंबरिंग ऑल्सो। इसमें भी क्या आएगा बोले एक बार, उसे सब नंबरिंग। अब इसके नीचे का स्पेस ब्लैंक, तो मैंने 1 लिखा, फिर मैंने टेक्स्ट रन किया, फिर मैंने 2 लिखा, मेरा टेक्स्ट एवे ही रन हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट, नंबर के नीचे ब्लैंक। फिर अभी तुमको सब पॉइंट लिखना है, जैसे सब पॉइंट तुमको इसके अंदर लिखना है ए, ठीक है। तो तुम सब पॉइंट कहां लिखोगे? यू कैनॉट राइट सब पॉइंट हियर बिकॉज वो सब पॉइंट है, इट इज रॉन्ग। इफ यू राइट इट हियर तो मेन पॉइंट और सब पॉइंट को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा। सो आपने क्या करना है कि मेन नंबरिंग का टेक्स्ट जहां से आपने शुरू किया था ना, वहां पे आपने सब पॉइंटिंग शुरू करना है, और सब पॉइंटिंग का इंडेंटिंग अलग, सब पॉइंटिंग का इंडेंटिंग अलग। मतलब सब पॉइंटिंग का टेक्स्ट ये कभी भी उस सब पॉइंट के नंबर के नीचे नहीं आएगा। सो ए यहां दिखेगा, बी यहां दिखेगा, सी यहां दिखेगा। तो आप देखिए कि स्पेसिफिकली नंबर भी आइडेंटिफाई हो रहा है, मेन पॉइंट नंबर, और सब नंबर भी आइडेंटिफाई हो रहा है। टिप एकदम छोटी सी है, आपको कई बार यूजलेस लगेगी कि ये क्या है, बट आई विल टेल यू। इस फॉर्मेट में लिखे हुए 15 से 20 आंसर इमेजिन करो जिसमें ऐसा इंडेंटिंग है। तुम वैल्यूअर को तकलीफ नहीं दे रहे। वैल्यूअर को तकलीफ ना देना इज द बेस्ट वे टू अर्न द मार्क्स। क्लियर है? सो तुम जितना भी अब सब नंबरिंग करो, सिंपल सा रूल याद रखना, उस नंबर का टेक्स्ट उस नंबर के नीचे नहीं आना चाहिए। वापस तुमको मेन नंबर पे शिफ्ट होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 मेन नंबर, उसका टेक्स्ट आ सकता है सब नंबर के नीचे क्योंकि वो मेन नंबर का टेक्स्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सर नो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, पर आपको लगेगा यूजलेस रूल है, बट नहीं, आप कभी इसके अंदर लिख के देखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और एक बात कृपया ध्यान देना, जब हम 1 लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, और मैं यही चाहूंगा कि आप जब नंबर लिखोगे तो आपने पॉइंट 1 2 3 4 यही यूज करना है, ए बी सी डी नहीं, ठीक है। आई वॉन्ट 1 2 3 4 मीन्स आई वॉन्ट 1 2 3 4। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंशन किया था, आई एम वेरी वेरी कॉशियस एंड प्रिसाइज अबाउट माई फॉर्मेट, ठीक है। जो मैंने बोला उतना ही, जितना बोला उतना ही। मैंने 1 2 3 4 बोला, मुझे 1 2 3 4 चाहिए। यहां मैंने एबीसीडी स्मॉल लिखा, मुझे स्मॉल ही चाहिए, मेरे को दूसरा नहीं चलेगा। आपने दूसरा एबीसीडी लिखा, मैं आपके आंसर चेक करूंगा, मैं काट दूंगा पूरा आंसर, तुम्हारी कसम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं काट दूंगा आंसर। तुमने यहां पे मैंने एबीसीडी बोला है, मुझे एबीसीडी ही चाहिए। इसके आगे सब नंबरिंग करना है, जैसे ए में और सब नंबरिंग करना है, गो फॉर रोमन, रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 एक्सेट्रा, उससे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है आंसर? मुझे यही चाहिए, 1 2 3 4 स्मॉल ए बी सी डी रोमन 1 2 3 4। क्लियर है? यही होगा, ये छोड़ के कुछ नहीं होगा। आप प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। अभी आपको लगेगा ये तो फालतू का रूल है, जबरदस्ती नहीं, यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस के ऊपर आप भरोसा रखिए, आपको आउटपुट बहुत शानदार आएगा। आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि मैं इतने अच्छा आंसर कैसे लिखने लग गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये मेरे ईगो की वजह से या मेरे वजह से नहीं बोल रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ जितना मैंने पिछले 10 साल में सहा है बच्चों के आंसर्स देख देख के, वो सबका रिजल्ट मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। अब जब आप 1 2 3 4 लिखोगे तो बच्चे बोलते हैं सर 1 और डॉट करने में क्या दिक्कत है, हम 1 डॉट करके लिखेंगे। मैं बोलता हूं नहीं, 1 डॉट नहीं, 1 ब्रैकेट ही चाहिए। बच्चे बोल नहीं सर 1 डॉट से बात बन सकती है तो 1 ब्रैकेट क्यों? तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा आपको, अगर आप 1 डॉट लिखोगे और इसके बाद में इमीडिएटली तुम्हें कोई नंबर लिखना पड़ा, जैसे 43 शेयर होल्डर्स, तो क्या हो गया? आर यू गेटिंग इट? पर यही मैं लिखूं 43 शेयर होल्डर्स, विजुअल इंपैक्ट एज वेल एज लॉजिकल इंपैक्ट। तो मैंने आपको जब ब्रैकेट बोला तो मुझे क्या चाहिए? ब्रैकेट। बहुत सोच समझ के सटीक फॉर्मेट बनाया है भाई।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो सर। नो तो मुझे ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट ही चाहिए, डॉट चाहिए ही नहीं, क्योंकि कई बार तुमको फिगर्स लिखने पड़े। अपन सीए के स्टूडेंट है भाई, सीए में के स्टूडेंट है, अपने को फिगर्स मतलब नंबरिंग इज नेसेसरी ना, बोलो हाँ या ना। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। दिस इज डन। फिर एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन कोलन होना है। दिस रूल इज कॉल्ड एज, का बोले एक बार, इंडेंटिंग। पूरा प्रोविजन नंबरिंग में, पूरा एक्सप्लेनेशन नंबरिंग में, इवन आंसर भी नंबरिंग में, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कितने क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे हैं, उस सबके मैंने आंसर लिखे क्या। कंसेप्ट समझ में आए? तो नेक्स्ट रूल पुट करना बुक के अंदर। व्हाइल राइटिंग द आंसर, लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या? कृपया कमेंट करके बताइएगा बच्चों प्लीज। व्हाइल राइटिंग द आंसर, कंपल्सरीली इंडेंट द नंबर्स, कंपल्सरीली इंडेंट द पॉइंट नंबर्स, कंपल्सरीली इंडेंट द पॉइंट नंबर्स। ठीक है, एज फॉलोज। और ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है ना, आप उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका विजुअल इंपैक्ट रखना हमेशा जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत जो भी आपको मार्किंग करना है, यू कैन ऐड अप। ठीक है, जितना करना जरूरी है वो तो मैंने दे ही दिया। बहुत बढ़िया बेटा राहुल, शानदार। सीएमए के टॉपिक्स पेंडिंग है, आए नो, सीएमए के टॉपिक्स हम करने वाले हैं, बट मैं सिर्फ अमेंडमेंट्स वगैरह के लिए राह देख रहा हूं। जैसे ही आ जाएंगे तो बच्चों ये सीएमए के टॉपिक्स भी हम अपलोड कर देंगे बच्चों, डोंट वरी। सर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मतलब प्रिंसी, प्रिंसी लड़की लिख रही है? कौन सा ग्रुप है भाई जीवन में तुम्हारा? मैं जीएसटी कॉन्करेंट टाइप का लॉ है बेटा। मैंने बोला था जीएसटी इज अ काइंड ऑफ कॉन्करेंट टाइप ऑफ लॉ, पर वो बोले नए एंट्री लिस्ट से इंसर्ट किया गया है। बात सही है, जीएसटी इज अ काइंड ऑफ कॉन्करेंट लॉ, बट जीएसटी का इंपैक्ट देखते हुए उसको सेपरेट आर्टिकल के थ्रू ड्राफ्ट किया है। जैसे आर्टिकल 245 246 कॉन्स्टिट्यूशन का था, बोलो हाँ है ना, तो आप उसी को आगे 246 को पढ़ोगे, 247 को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी के लिए अलग प्रोविजन बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जीएसटी जैसे लॉस के लिए जो रेवेन्यूज के ऊपर असर करते हैं, बट उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस लॉ का कॉन्करेंट नेचर का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। चलो फॉर्मेट लिखना हो गया, सबको रूल समझ में आया? पक्का बोलो हाँ आया ना, जोर से बोलो सर ना। चलो इंडेंटिंग वाला हो गया, नेक्स्ट वाला रूल लिखेगा। नाउ ये रूल भी बहुत क्रूशियल है, ये इंपॉर्टेंट भी है और तुमको इंपॉर्टेंट समझना भी है इसको। अगर मैं 100 बच्चों को बोलूं कि भैया आंसर लिखो, 99 ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आता कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। ठीक है, कल तो मैंने लिख के दिया इसलिए तुम्हारे लिए इजी था, तुमको ऐसा लगा होगा क्या एक्सप्लेनेशन, मैं तुमको एक और केस स्टडी दे दूं, तुम क्वेश्चन में पड़ जाओगे कि एक्सप्लेनेशन में लिखना क्या है। एक बात को आपने याद रखना, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है ये तुमको डे 1 पे समझ में नहीं आ सकता। यू कैनॉट अंडरस्टैंड डे 1 के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। इट इज अ प्रोसेस, तुमको 10-12 दिन इसके अंदर ढलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। आपका टारगेटेड आंसर और प्रोविजन से उस आंसर तक के कैसे पहुंचना, इसका रीजनिंग एक्सप्लेनेशन में आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, कल मैंने जब लिखा एक्सप्लेनेशन, कल मैंने एक्सप्लेनेशन जब लिखा तो मेरा टारगेट फिक्स था, मेरे को मालूम था कि इसका ये देखो, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो और आप पढ़ाई करके एग्जाम गए हो ना, तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाता है बच्चों कि आंसर इसका क्या है। मैंने आपको जब क्वेश्चन लिख के दिया तभी तो उनको मालूम था कि इसका आंसर क्या है, बट इट इज नॉट अबाउट इसका आंसर क्या, इट इज अबाउट तुम उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। तो तुम्हें आंसर पता था कि इसका आंसर यह है कि भैया उसको दोनों चीजें मिलनी चाहिए, 50 लाख का कंपेंसेशन, 2 करोड़, 50 लाख का डेट, 2 करोड़ का कंपेंसेशन मिलना चाहिए, माना ये उसको मिलना चाहिए, पर आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो प्रोविजन में तो आप लॉ लिख रहे हो कि लॉ क्या कहता है,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और आंसर में आप स्ट्रेट अवे क्या लिख रहे हो कि भैया क्या होना चाहिए, कंटेंशन सही है या गलत है। तो आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? तो इस प्रोविजन को गिवन केस लॉ में ढाल के इस आंसर तक के पहुंचने के प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और ये इजी नहीं है, कल मैंने लिख के दिया इसलिए बहुत सारे बच्चों को घर जाके लिखने में आसानी हुई होगी, पर नेक्स्ट जब तुम होमवर्क हाथ में लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा यह सवाल फटा पड़ा रहेगा, सर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखे। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है इसकी टेक्निक दे रहा हूं, ठीक है? आप देखना, समझ लो पहले। एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 1 should be always entire summary of the facts of the question and suggesting towards the direction of the answer. मेरा पॉइंट नंबर 1 देखो, मैंने पूरे क्वेश्चन का समरी जितना काम का है वो जमा करके पॉइंट 1 में लिखा और उसको एक डायरेक्शन दे दिया कि मैं आंसर की तरफ भागने वाला हूं। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। देखो कैसे लिखा है, मिस्टर बी इज अ मेंबर, क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय, उसके साइड में अमाउंट लिख दिया ऑफ द कंपनी। समरी खत्म हो गया, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कितना कैसा। हाँ, मेरे को जो फैक्ट चाहिए वो मैंने उठा के लिख लिया। एक्सप्लेनेशन इज अ वेरी बहुत ज्यादा बैलेंसिंग वाला एक्टिविटी है। तुम थोड़ा भी इधर उधर होगे तो कुछ ज्यादा लिख के आओगे या कुछ कम लिख के आओगे। यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। इसलिए एक्सप्लेनेशन के वक्त आप काफी सिंपली देखो, अब क्वेश्चन क्या था अपना, बात को समझो। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, सो प्लीज फोकस कीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। मैं लाइव स्ट्रीम में भी सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। आपका क्वेश्चन यह था कि मिस्टर बेवड़ा को 50 लाख का डेट था, बराबर है, और 2 करोड़ का कंपेंसेशन मिलना चाहिए था। बोलो हाँ या? अच्छा, सबको यह मालूम है कि 50 लाख का डेट और 2 करोड़ का कंपेंसेशन पे होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, हाँ या ना? ये सबको मालूम था। पर आप एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि उसको मिलेगा क्या। क्वेश्चन में पूछा ये है कि कंटेंशन ऑफ दारू वाला राइट है या रॉन्ग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब तुमने जो आंसर अज्यूम किया कि 50 लाख और 2 करोड़ मिस्टर बेवड़ा को मिलने चाहिए, वो तो मेन आंसर है ही बस, बट आस्क्ड आंसर इज समथिंग डिफरेंट। बट जो सवाल पूछा है कुछ अलग पूछा है, और वो इसी हिसाब से पूछा है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अब जिन्होंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा ना, वो ये वाला आंसर यहां लिख के आ जाएंगे, मार्क्स कट गए। हर क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसा होगा, एक आपका मेन आंसर होगा और एक आस्क्ड आंसर होगा। एक मेन आंसर जो उस क्वेश्चन का कंक्लूजन है कि भैया यहां पे उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, यहां पे उसको डैमेजेस मिलने चाहिए, मेन कंक्लूजन है। पर उसने पूछा क्या है, कंटेंशन राइट या रॉन्ग, ये आस्क्ड आंसर है। तो ऐसे केसेस में आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? जो मेन आंसर है या जो आस्क्ड आंसर है? मेन आंसर लिखोगे। आस्क्ड आंसर तो आप आंसर में कंक्लूड करोगे ना, तो आपका मेन आंसर जो है और मेन आंसर का जो रीजनिंग है वो एक्सप्लेनेशन में आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। तो मैंने देखो वही किया, मुझे मालूम था कि आस्क्ड आंसर कुछ तो भी अलग है, इंटेंडेड आंसर, क्वेश्चन जिस प्रकार पूछा गया वो आंसर कुछ अलग है। मेन आंसर ये है कि कंपेंसेशन डैमेज मिलने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा लाइन 1 में, मिस्टर बी का ये डेट है, ये कंपेंसेशन है। पॉइंट 2 में, एज ही इज डेड द कंपनी वेंट बैंकरप्ट, ही इज एलिजिबल फॉर 50 लाख क्रेडिटर एंड 2 करोड़ एज एम्प्लॉय। मिस्टर डी कैनॉट क्लेम दैट ही एंड कंपनी आर द सेम। तो मैंने मेन आंसर लिख दिया, मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी का वजूद लिख दिया, कंपेंसेशन मिलेगा, डैमेज मिलेगा, ये लिख दिया। अब आप देखो ये आंसर, अब बच्चे मुझे ये सवाल पूछते सर एक्सप्लेनेशन में आपने ये लिख दिया कि उसको कंपेंसेशन मिलेगा, डैमेज मिलेंगे, तो आपने मेन आंसर में क्या लिखना चाहिए सर? ऐसा तो आपका एक्सप्लेनेशन और आंसर सर सेम दिखेगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाता है, एक्सप्लेनेशन आंसर सेम दिखेगा। आप मेरा आंसर देखना, आंसर में मैंने क्या लिखा है, इट इज एडवाइस टू मिस्टर बेवड़ा, मिसेस बेवड़ा, द कंटेंशन ऑफ मिस्टर डी इज वॉइड। ये आस्क्ड है और इसका कंटेंशन वॉइड है, दैट्स व्हाई शी इज एडवाइज टू क्लेम 50 लाख एंड 2 करोड़। तो आपने देखना मेरे मेन आंसर में और आस्क्ड आंसर मतलब एक्सप्लेनेशन और आंसर में डिफरेंस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनीवेज मैं फिर से बोलूं, एक्सप्लेनेशन इज ए ट्रिकी पार्ट। एक्सप्लेनेशन इज ट्रिकी पार्ट। पॉइंट 1 में आपने क्या लिखना चाहिए? सब जन बोलो, पॉइंट 1 में आपने क्या लिखना चाहिए? एवरीबॉडी, समरी ऑफ ऑल द फैक्ट्स, उतना ही जितना आंसर के लिए जरूरी है, एंड डायरेक्शन कि भाई आंसर की तरफ आप जा रहे हो। क्लियर है? फिर उसके नीचे फैक्ट्स लिखो, मेन आंसर आपका जो भी है वो लिखो, ठीक है, या रीजनिंग लिखो। आपको कोई कैलकुलेशन करने, कैलकुलस सवाल है तो कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन में लिखो। आपको कुछ ज्यादा वचन देने हैं, एक्सप्लेन करनी है चीजें, एक्सप्लेनेशन में लिखो। क्लियर है? तो जो भी रीजनिंग वगैरह आपको लगता है, मेन आंसर जो आपको लगता है एक्सप्लेनेशन में। सर व्हाट इफ मेन आंसर एंड आस्क्ड आंसर आर सेम?
सर मेन आंसर लास्ट आंसर दोनों एक ही है सर। उसने पूछा, उसने सर ये बोला कि भाई साहब 50 लाख का भैया डेट है और 2 करोड़ का डैमेजेस है। व्हाट इफ उन्होंने सीधा ये पूछ लिया कि बताओ 50 लाख का डेट और 2 करोड़ का डैमेज पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा। बोला आस्ट आंसर मेन आंसर लास्ट आंसर दोनों सेम है सर, अब क्या करें। तो बेस्ट चीज है जिंदगी में, इससे अच्छी बेस्ट चीज तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। पूछो क्यों? एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन कर दो, 2 सेपरेट हेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन कर दो, ऐसा लिखो एक्सप्लेनेशन एंड आंसर अंडरलाइन कोलन, बच गई ना मेहनत। और क्या चाहिए? जब मेन आंसर आस्ट आंसर अलग है, एक्सप्लेनेशन अलग आंसर अलग। जब कैलकुलेशन से एक्सप्लेनेशन अलग आंसर अलग, रीजनिंग से एक्सप्लेनेशन अलग आंसर अलग। पर जब पता है दोनों एक ही है, पूछा ही वही है जो मेन आंसर है, दोनों कंबाइन। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। आइडिया क्लियर है एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं? तो एक्सप्लेनेशन इज ए ट्रिकी पार्ट। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, आप मुझे वापस 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन, 5 दिन बाद हर एक बंदा आएगा और सर इसमें एक्सप्लेनेशन में सर, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो मैंने बोला है उतना फॉलो करो एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होगा। डे 1 पे तो नहीं होगा ना। सो गिव इट 10-15 डेज, यू विल बी वर्स्ट। सिर्फ इतना याद रखो, पॉइंट 1 में समरी, जितना पूछा है उसकी समरी, पॉइंट 2 में आपका मेन आंसर और उसका रीजनिंग आना चाहिए, पॉइंट 2, 3, 4 में बात खत्म। 3-4 पॉइंट से ऊपर एक्सप्लेनेशन जाता नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। तो नेक्स्ट रूल लिखिए। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जरा बताइएगा। गला गया मेरा। लिखना एक्सप्लेनेशन हेडिंग, एक्सप्लेनेशन हेडिंग is tricky to write. So should be tackled as follows. So should be tackled as follows. सब पॉइंट ए, इसमें इंडेंटिंग मत भूलना। हाँ अभी सीखे ना इंडेंटिंग, तो सब पॉइंट ए नॉर्मली। हाँ अब इसमें से कोई भी रूल रिजिड नहीं है, एबीसीडी में से कुछ भी रिजिड नहीं, बिकॉज तुम वो कैलकुलेशन वाला सवाल है तो तुम सब पॉइंट ए में क्या लिखो, मतलब एक्सप्लेनेशन में पॉइंट 1 में क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा ना। तो जो भी मैं अभी बोल रहा हूं इट इज जनरलाइज्ड, ऐसा नहीं है कि यही करना है आपको। टाइम टू टाइम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इज टोटली प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला गेम है, ठीक है? तो लिखना सब पॉइंट है, यूज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, यूज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ क्वेश्चन। Try to understand the need of question. First up, उसी में या फिर पॉइंट भी करो, सब पॉइंट भी करो। The things like all reasonings, the things like all reasonings, all main answers, things like all reasonings, all main answers, all calculations, etc., should be presented in explanation area, should be presented in explanation area. Full stop. Next sub point. Next sub point. Normally point 1 of the explanation, shall summarize, normally point 1 of the explanation shall summarize all the facts
all the facts regarding what is asked all the facts regarding what is asked and shall direct towards reasoning direct towards reasoning. Next required points, next sub point में लिखना. Next required points shall contain reasons, main answer, etc. फुल स्टॉप. ठीक है, समझ में आया पक्का एक्सप्लेनेशन का रूल? बोलो यस. आंसर के हेडिंग के जगह पे कंक्लूजन लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो बिल्कुल. आप एक्सप्लेनेशन के हेडिंग के जगह पे फैक्ट ऑफ द केस भी लिख सकते हो, पर लिखना नहीं है. ठीक है, लिखने के लिए अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर मैंने क्या कहा? ट्रस्ट द प्रोसेस. सी मैंने कल ही बताया था, तुम कितनी सारी चीजें एक साथ कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. तुम एक ही चीज 1000 बार कितने परफेक्टली कर सकते हो, इससे फर्क पड़ता है. मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, आंसर, केस लॉ यही रहना चाहिए. तुम तुम्हारा डिसाइड करो. तुम प्रोविजन की जगह लॉ लिखो, केस लॉ की जगह लिटिगेशन लिखो, आंसर की जगह कंक्लूजन लिखो, एक्सप्लेनेशन की जगह फैक्ट ऑफ केस लिखो, पर जो लिखो उसके साथ रहो 1000 बार. फिर वो चेंज मत करना. एक बार जो तुम लिखो उसके साथ 1000-2000 बार रहना, और सीए फाइनल के बाद भी उसी के साथ रहना. समझ में आ रहा है? तयात मयात नहीं. तुमने डिसाइड कर लिया ना तुम ये हेडिंग लिखोगे, फिर दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कोई डंके की चोट पे तुमको मारने भी आ जाए, जान भी लेने आ जाए, गन पॉइंट के ऊपर बोले एक्सप्लेनेशन लिख, नहीं मैं फैक्ट ही लिखूंगा. ये हिम्मत होगी तो लिखो. समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? सो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूं. ठीक है, तो ये फॉलो करो. सी देयर इज डिफरेंस इन लैंग्वेज ऑल्सो. अब पूछा है तो इसलिए बोल रहा हूं, एक मिनट. सम लैंग्वेजेस आर अग्रेसिव, सम वर्ड्स आर अग्रेसिव एंड सम वर्ड्स आर मॉडेस्ट. एग्जाम में तुम्हें एग्रेशन दिखाना है या मॉडेस्टी दिखाना है? मार्क्स किसको ज्यादा बनेंगे, एग्रेसिव को या मॉडेस्ट को? कंक्लूजन, आंसर, काय में मॉडेस्टी है? कंक्लूजन इज अ काइंड ऑफ, तुम उसको समझा रहे हो कि तू मेरी सुन. कह रहे तो बहुत प्रॉपरली वर्ड चूज किए है. जो वर्ड, कोई बहुत भारी वर्ड नहीं है. प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, आंसर. मैं होशियारू, मेरे को दिखाना ही नहीं है, वो तो मेरे मार्क्स दिखाएंगे, तू सिर्फ दे. समझ में आ रहा है? इसलिए डोंट ट्राई टू. पर अगर आप करना चाहते हो मैं नहीं रोकूंगा, पर उसके साथ फाइनल तक के रहने का. ठीक है, कभी चेंज नहीं करने का. फिर पक्का समझ में? ठीक. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का समझ में आया पक्का? ओके, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट रूल. अब देखो मैंने केस लॉज, अब देखो हर एक क्वेश्चन में तो केस लॉ नहीं रहेंगे. सो देयर विल बी हार्डली 10% ऑफ क्वेश्चन जिसमें केस लॉ ये हेडिंग आएगा. फॉर्चुनेटली अभी अपने पास थे तो अपन ने लिख लिया. बराबर है? बोलो हाँ है ना? केस लॉ लिखने का तरीका बहुत सिंपल. बचपन में फाउंडेशन में तुमको सिखाया होगा कि केस लॉ जब लिखोगे उस केस के फैक्ट लेने का, सब फैक्ट जमा करने का और लिखने का. पूरे केस के फैक्ट लिखना जरूरी है. बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? गलत. सरासर डिस्कार्ड, उठा के बाहर. पूछो क्यों? उन्होंने तुमको एक केस स्टडी दी है, उसके फैक्ट अलग है. तुम्हारी जो केस स्टडी है केस लॉ, उसके फैक्ट अलग है. इसके भी फैक्ट लिखो, उसके भी फैक्ट. है कौन समझ के क्या रखा? मंदिर का घंटा है? मैं दोनों के लिखूं, मार्क एक ही मिलने वाले हैं ना. और मैं समय क्यों वेस्ट करूं? और उस बंदे ने जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया उसको मालूम है कि इस फैक्ट से ये फैक्ट बनाए हैं. समझ में आ रहा है? तो केस लॉ का नाम और उसका डिसीजन इज मोर देन इनफ. नो, हां अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन सालोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, तो फिर तुम लिखो ना फैक्ट. किसने रोका है?
कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पर जब तक तुमको केस स्टडी दिया, तुमको ऑलरेडी एक केस स्टडी दिया, वो केस स्टडी के फैक्ट ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में अभी जा रहे हैं, अभी अभी ताजा ताजा मिली है, उसमें वो केस स्टडी के फैक्ट लिखो, फिर तुमने जो सॉल्मन सॉल्मन पढ़ा उसके भी फैक्ट निकाल के लाओ, वो भी किसने बोला? ऑलरेडी दिया है ना हाथ में एक केस स्टडी, एक केस स्टडी एट अ टाइम। कह रहे हिंदी मूवी का हीरो बनने का, साउथ इंडियन मूवी का नहीं कि 4 विलन को एक साथ पेल रहा है। हिंदी मूवी एक ही विलन, आप बिशुम, फिर वो मारेगा बिशुम, फिर वापस बिशुम। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखने का। क्लियर है? कोई तुमको जब तक डायरेक्ट सवाल ना पूछा जाए उस केस लॉ के फैक्ट नहीं। कैसे लिखना है केस लॉ? देखो मेरा सिंपल तरीका, केस लॉ अंडरलाइन कोलन, केस का नाम सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, उस नाम को सिर्फ डॉटेड अंडरलाइन कि भाई थोड़ा निखर के दिखे, ठीक है? ज्यादा भी मेन अंडरलाइन नहीं, एकदम डॉटेड अंडरलाइन। एक लाइन में डिसीजन, एक लाइन से ज्यादा भी नहीं, मेरा बस चरण में 4 शब्दों में खत्म करो इसको, ठीक है? इट इज डिसाइडेड मेंबर कैन क्लेम द डेट एज अ क्रेडिटर, गेम ओवर। नीचे ली वर्सेस लियर फार्मिंग, इट डिसाइडेड मेंबर कैन टेक अ कंपेंसेशन एज एन एम्प्लॉय, फुल स्टॉप, गेम ओवर। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो, जो मैं उसको चाहिए था हमने बोला ना, बात खत्म हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट रूल लिखना, इफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केस लॉज, if question is based on case laws, if question is based on case laws, insert a heading case law, inverted comma इसमें लिखना, insert a heading case laws, inverted comma, insert a heading case law, and write the name and one line decision, and write the name and one line decision, write the name and one line decision। लिख लिया सबने? खत्म बात। जितने केस लॉज है एक लाइन से, दन दन, नाम डिसीजन, गेम ओवर। क्लियर है कंसेप्ट? इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड करना उसी के अंदर, उसी पॉइंट में आगे ऐड करना। नो नीड टू राइट डाउन द फैक्ट्स ऑफ द केस लॉ, no need to write down the fact of the case law, no need to write down the fact of the case law, unless asked directly, unless asked directly। unless asked directly, full stop। लिख लिया सबने? नेक्स्ट रूल, unless asked directly, hold, okay। नाउ आंसर, ठीक है? बहुत बहुत आंसर तुम्हें सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाली कोई जगह है तो आंसर है, क्योंकि सबसे पहले वैल्यूअर यही ढूंढ रहा है, तो इसको खत्म करने का नहीं, ये कमाने का है एरिया। तो आंसर का एक ही रूल है, क्वेश्चन में जो पूछा है उन्हीं वर्ड्स में उसी लैंग्वेज में आंसर दे दो। क्वेश्चन में पूछा वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर दारूवाला इज राइट, वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर दारूवाला इज राइट, ये पूछा, वर्डिंग समझो, वेदर कंटेंशन ऑफ मिस्टर दारूवाला इज राइट, आंसर में आएगा कंटेंशन ऑफ मिस्टर दारूवाला इज राइट, वेदर भी निकाल देना, वेदर निकाल दिया, आंसर बन गया, फुल स्टॉप, इसी वर्ड में चाहिए। और जितने पूछे उतने आंसर 1 2 3 पॉइंट करके, ठीक है? कोई रीजन नहीं देना, जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन में दो, क्यों राइट है, कैसे राइट है, काय को राइट है, कब राइट है, किधर राइट है, सब ऊपर। इधर सिर्फ कंक्लूजन, कंटेंशन ऑफ मिस्टर दारूवाला इज राइट या रॉन्ग, जो भी है। कंसेप्ट समझ में आया? तो लिखना, एज अ कंक्लूजन ऑफ द केस स्टडी, as a conclusion of the case study, as a conclusion of case study, insert a heading answer,
इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, इंसर्ट द हेडिंग आंसर, insert the heading answer and write down only the conclusion regarding what exactly is asked. Only a conclusion regarding what exactly is asked. समझ में आ रहा है सबको? फुल स्टॉप. There is no need to write down any reason. There is no need to write down any reason or explanation. There is no need to write down any reason or explanation for such an answer or conclusion. For such an answer or conclusion. मेरी आवाज चेंज हो गई क्या? Mic check. Any reason or a conclusion for the explanation for the answer. लिख लिया सबने? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर. नाउ इसके बाद में आती है चीज, यहाँ पे आंसर राइटिंग फॉर्मेट का मेन कंक्लूजन हो गया, पर एक और चीज हम यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं. उसे कहते हैं सजेशन. उसे क्या कहते हैं बोले एक बार से? सजेशन. नाउ बेसिकली सजेशन क्या है? हैशटैग रिस्की तभी लिखना जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, और पता हो जो लिख रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं, प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो, तभी इसको लिखना है, ठीक है. जैसे कई बार ऐसा होता है कि तुम पूरा सेक्शन पढ़ लेते हो और सेक्शन में कुछ पेनल्टीज पढ़ते हो, और कई बार ऐसा होता है कि उस सेक्शन के ऊपर जब सवाल पूछा जाता है तो पेनल्टीज नहीं पूछी जाती, कॉन्ट्रावेंशन पूछा जाता है, और तुम कॉन्ट्रावेंशन लिख के वापस आ जाते हो, पर पेनल्टीज भी तो मेंशन करना उतना जरूरी है. हालांकि इससे मार्क नहीं कटेंगे अगर तुमने पेनल्टी नहीं लिखा. फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम बोले तो अगर कंटेंशन जो है दारू वाला का गलत है, माना कंपेंसेशन वगैरह सब सही है एक्सेट्रा, पर क्या ऐसी कोई चीज है जो इसेंशियल है, पर मेन आंसर में भी लिखने की जरूरत नहीं है? ऐसी अगर कोई चीज है तो यहां लिखो. जैसे लेट्स से कि शेयर सर्टिफिकेट फॉर्ज कर दिया. शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दिया बोले एक बार जो से? फॉर्ज. तो शेयर सर्टिफिकेट फॉर्ज वॉइड है, ये तुमने आंसर में लिखा, बट व्हाट अबाउट डैमेजेस, व्हाट अबाउट कंपेंसेशन, वो तुम सजेशन में लिख सकते हो. कई सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें मेन आंसर तो आता है, कॉन्ट्रावेंशन आता है, पर पेनल्टीज नहीं पूछी जाती, पर तुम एज ए नॉलेज उसको सजेशन में डाल सकते हो. इससे भी बेटर एक और चीज होती है, जैसे ई फॉर्म्स जो हम याद करने वाले हैं. ई फॉर्म्स नॉर्मली आपको कोई पूछेगा नहीं. तुमको समझो इनकॉर्पोरेशन की पूरी प्रोसेस पूछी, तुमने पूरी प्रोसेस लिखी. इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में 4 ई फॉर्म्स इन्वॉल्व है, INC 7 से लेकर INC 11 तक, टू टेल यू फ्रैंकली. अब वो तो तुमने लिखे नहीं, तो तुम उसको सजेशन में डाल सकते हो कि देख भाई मैंने ये भी पढ़ा है और ये इसेंशियल है. ऐसा नहीं मैं कुछ तो भी उठा के पब्लिक कंपनी है 7 मेंबर्स, वो नहीं लिख रहा मैं. मैंने वो लिखा क्या? नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं भाई कि भाई ये इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिए ये फॉर्म्स की जरूरत है. मैंने कुछ गलत लिखा, वैल्यूअर जब ये देखेगा और ये तुमने सही में अंडर या ओवर कॉन्फिडेंस वाली नहीं, प्रॉपर कॉन्फिडेंस वाली चीज लिखी होगी, जैसे ये फॉर्म पेनल्टी इसेंशियल वाली चीज, उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा. पहले 2 क्वेश्चन में तुम ये लिखो, तीसरे क्वेश्चन में वो भी आधा 1 मार्क ज्यादा देना शुरू कर देगा. सजेशन इज नॉट फॉर अर्निंग द मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. सजेशन इज फॉर अर्निंग द मार्क्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन. कि नेक्स्ट क्वेश्चन को तो थोड़े अच्छे नजर से देख भाई,
मैं यहां तुझे कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं। केक के ऊपर चेरी लगाते हैं कि चेरी से केक का टेस्ट चेंज हो जाता है, पर केक अच्छा दिखता है, इसलिए चेरी ऑन द केक भी इसेंशियली माना जाता है। हालांकि चेरी नहीं रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता चेरी नहीं रही तो कोई भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बट फिर भी हम चेरी लगाते हैं। सजेशन इज लाइक दैट। पर चेरी ही हो यह जरूरी है, तुम तरबूजा नहीं रख सकते, वो चेरी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या चेरी है यह समझना जरूरी है, पर स्टार्टिंग में इसको ट्राई भी मत करना। स्टार्टिंग में तुम्हें ऊपर का कर लो, बहुत है, गंगा नहा लिए, कह रहे ये कब आपकी पोजीशन आ जाएगी, आई विल टेल यू। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में तुमको अगर लिखना भी है तो उस सेक्शन में अगर कोई पेनल्टी या ई फॉर्म इन्वॉल्व है तो तुम लिख देना, मैं रोकूंगा नहीं। ठीक है, पर ई फॉर्म और पेनल्टीज छोड़ के भी अच्छे सजेशन हो सकते हैं, ये आपको 10-15 दिन बाद समझ में आएगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज को अपने को फॉलो करने का है। ठीक है, नीचे रूल लिखना। The additional thing okay, the additional thing we can also write, after conclusion of the question, after conclusion of the question, after conclusion of question is suggestion, is suggestion. But giving something in addition is always risky. But giving something in addition is always risky. Valuer may or may not like it. Valuer may or may not like it. So don't write the suggestion. So don't write the suggestion. Don't write suggestion unless you are very confident. Unless you are very confident that it is essential to question. That it is essential to question. Essential to question. Like penalties, e-forms. Like penalties, e-forms, etc. Penalties, e-forms, etc. चलो लिख लिया सबने? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता है खत्म। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे परमिशन चाहूँगा, आज मेरे को छोड़ दो, क्योंकि आज अगर मेरा गला गया तो अगले 3-4 दिन छुट्टी हो जाएगी, जो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडे, थोड़ा लेट भी हो गया और क्लास भी जल्दी छोड़ रहा हूँ। हार्डली वी हैव टू अ क्लास ऑफ 50 मिनट्स, बट आई एम वेरी सॉरी। इसको कल परसों में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो सॉरी, थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अच्छा, आंसर लिख के आए हो सेम? हाँ इसका ठीक है, कल अपन चेक करेंगे। ठीक है, गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।